Hey guys, what's up everyone? Welcome back to the channel. This is Shivam Dwivedi and you are watching Economics Easy है। दोस्तों ये हमारा पार्ट 2 है अपनी बेसिक टर्मिनोलॉजी को लेकर। लास्ट क्लास में हमने अपने पास शॉर्ट सेलिंग और बिल और बोअर के बारे में पढ़ा था, बिल और बियर के बारे में, ठीक है। और आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज रिमेनिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। आज हम ये सारी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट कर देंगे इस वीडियो लेक्चर सीरीज के अंदर, ठीक है। चलो बात करते हैं बुक बिल्डिंग कि बुक बिल्डिंग का मतलब क्या होता है। देखो क्या होता है कि पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि जब भी हमारे यहाँ पर, ध्यान देना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ बुक बिल्डिंग, ध्यान से सुनो क्या मतलब होता है इसका। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। बुक बिल्डिंग का मतलब होता है, आप एक चीज सुनो, बुक बिल्डिंग से पहले मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट सुनो। हम जानते हैं कि हम जब भी पैसा रेज करते हैं तो वो कहाँ पर करते हैं, स्टॉक मार्केट के अंदर करते हैं। हम मतलब कंपनी की बात करो मैं यहाँ पर, कंपनी मार्केट में पैसा कहाँ से रिलीज करती है, स्टॉक मार्केट से। स्टॉक मार्केट हमारा एक कैपिटल मार्केट होता है, कैपिटल मार्केट जहाँ पर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज को खरीदा और बेचा जाता है। एक होता है मनी मार्केट जो कि लेस देन 1 ईयर के लिए होता है, और अगर मोर देन 1 ईयर है तो वो कैपिटल मार्केट के अंदर आता है। अब कैपिटल मार्केट को भी हमने क्या किया हुआ है, अपने पास दो पार्ट में डिवाइड किया। अगर आपको पता होगा तो लास्ट कई क्लासों के अंदर मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं। एक आपका होता है प्राइमरी मार्केट और एक आपका क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट, है ना। प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट होता है, यही दो होते हैं। अब क्या होता है कि जब कोई कंपनी फर्स्ट टाइम, वेरी वेरी फर्स्ट टाइम जब मार्केट में शेयर्स को लॉन्च करती है तो वो किसके थ्रू लॉन्च करती है, प्राइमरी मार्केट के थ्रू लॉन्च करती है। तो क्या होता है कि जब कोई भी चीज इनिशियल पब्लिक ऑफर के थ्रू लॉन्च की जाती है, ठीक है, आईपीओ के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। और इसके बाद जब हम उसको दोबारा बेचते खरीदते हैं तो वो सेकेंडरी मार्केट में आता है, ठीक है। इसके कई सारे टूल होते हैं, मैं अभी बात कर रहा हूँ आईपीओ की। तो जब भी कोई कंपनी अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालती है तो वो क्या करती है ना, कुछ पैसा या कुछ शेयर्स, मैं पैसा नहीं बोलूंगा, शेयर्स, तो जो कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं, मैं बात कर रहा हूँ कंपनी के प्रमोटर्स की, तो जो भी कंपनी के प्रमोटर्स होते हैं ये क्या करते हैं, जितने भी शेयर लॉन्च करते हैं, लेट सपोज उसमें से 15% शेयर ये अपने पास रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में इस 15% को रिलीज कर पाए मार्केट के अंदर। ये प्रिकॉशनरी मेजर्स के थ्रू किया जाता है, ठीक है। सेबी की गाइडलाइन के थ्रू बोला है कि जब भी कोई कंपनी अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालेगी तो वो पूरा 100% नहीं निकालेगी। लेट सपोज 1 लाख शेयर मार्केट में लॉन्च करने हैं तो उसमें 15% जो है वो प्रमोटर अभी अपने पास रख लेते हैं ताकि फ्यूचर में उसको लॉन्च करें। यानी कंपनी कितना लॉन्च करेगी, सिर्फ 85,000 ही पब्लिक में लॉन्च कर पाएगी। तो जो पार्ट उन्होंने अपने पास रिजर्व करके रखा हुआ है, दिस इज नन अदर देन इट इज कॉल्ड बी अ बुक बिल्डिंग। दिस इज कॉल्ड बी अ बुक बिल्डिंग। अगर मार्केट के अंदर उनकी जो प्राइसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे में इनको रिलीज करके मार्केट में प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सकता है, ठीक है। बोलो ये चीज आप लोगों को क्लियर हुआ। तो चलिए अब इससे पढ़ते हैं, आपको प्रॉपर समझ आएगा। क्या लिखा हुआ है, ये एक ऐसा प्रोविजन है जो कि सेबी के द्वारा अलाउ किया जाता है इनिशियल पब्लिक ऑफर के टाइम पर, जहां पर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं वो कुछ शेयर्स अपने पास रिजर्व कर लेते हैं अलॉटमेंट के टाइम पर। अब यहाँ पर इन्वेस्टर लिखा हुआ है जबकि रियलिटी के अंदर इसमें पता है क्या होना चाहिए, प्रमोटर लिखा होना चाहिए। ये थोड़ा सा बुक से मिस्टेक हो गई है, बट क्योंकि मैं इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लूंगा बिकॉज मुझे चीजें बुक के अलावा भी आती हैं, ठीक है, क्योंकि हम बुक को ब्लाइंडली वैसे ही फॉलो नहीं करते, आपको पता ही है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी कंपनी अपने इनिशियल पब्लिक ऑफर निकालती है तो कुछ शेयर मार्केट में पूरे पूरे लॉन्च ना करके कुछ शेयर वो अपने पास रखती है, यानी प्रमोटर्स अपने पास रखते हैं, और उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं बुक बिल्डिंग। सर वो 15% क्यों रखते हैं, उसका रीजन क्या है, वो इसलिए रखते हैं कि मार्केट में फ्यूचर में अगर मान लो कंपनी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ते आ रहे हैं और उसे कोई नहीं खरीद पा रहा, तो ऐसे में मार्केट में थोड़ी सी सप्लाई कर देंगे उन 15% शेयर की, तो थोड़ा सा प्राइस स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आईपीओ की, कि इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है। मैंने आपको अभी बताया था कि जब भी कंपनी पहली बार मार्केट में शेयर को लॉन्च करती है वेरी फर्स्ट टाइम, तो उसको बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर। सर मान लो कि हम सिक्योरिटीज को सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम में कितना भी खरीदते हैं, सेकंड टाइम भी खरीदते हैं या उसके बाद कितना भी खरीद ले, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको फिर हम सेकेंडरी मार्केट बोलते हैं। आईपीओ हमेशा प्राइमरी मार्केट के अंदर आता है। अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। अब प्राइस बैंड क्या होता है वो सुनो। प्राइस बैंड का मतलब होता है, मैं इसको आपको एक कॉन्सेप्ट के थ्रू बताता हूँ। देखो प्राइस बैंड, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, प्राइस बैंड के बारे में। देखो प्राइस बैंड बेसिकली क्या होता है कि एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी ने कहा कि भाई हम ना 1 लाख शेयर, मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, आरआईएल है, इसने बोला कि हम ना 1 लाख शेयर मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि उसकी जो कीमत हो ना एट द रेट रुपीज है, उसकी कीमत 100 रुपए से लेकर 150 रुपए के बीच में हो, लेकिन अभी हम नहीं डिसाइड कर पा रहे कि हम कितना प्राइस रखें। अब आप में से जो भी बिड लगाएगा उसमें जो हाईएस्ट बिड होगी हम वो वाला प्राइस इसकी रख देंगे। अब मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, आप जानते हो जियो के कई सारे इनके प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अच्छा खासा अपनी कंपनी के इन्वेस्टर को रिटर्न देती है। तो यहाँ पर लेट सपोज कि I1 है, I2 है और I3 है। सर ये I1 I2 I3 कौन है, इन्वेस्टर
इन्वेस्टर, इन्वेस्टर 1, इन्वेस्टर 2, इन्वेस्टर 3। इन्वेस्टर 1 ये कहता है कि मैं इस 1 लाख शेयर की जो कीमत है वो एक शेयर की दूंगा 125 रुपए, ऐसे इसने बोली लगाई। दूसरा कहता है मैं सेम चीज के कम से कम आपको 130 रुपए दूंगा। तीसरा बोलता है मैं इसके 132 रुपए दूंगा, कितने 132। अब ये बताओ कि बीइंग अ रैशनल कंपनी वो प्रॉफिट मोटिव से काम करेगी, उसको जितना ज्यादा पैसा मिलेगा उतना अच्छा होगा, तो वो किसको ये दे देगी 1 लाख शेयर, वो देगी इन्वेस्टर नंबर 3 को, क्योंकि वो इसकी बोली कितने लगा रहा है 132 रुपए, जो भी हाईएस्ट बिड है। लेकिन ये कैप दी जाती है, हाँ ये जो रेंज है ना ये कंपनी वाले देते हैं, वरना तो ये बोलेगा कि नहीं मैं तो 2 रुपए दूंगा, ये कहेगा मैं 3 रुपए दूंगा, ये कहेगा 4 रुपए, ये 4 रुपए में बिक जाएंगे, ऐसा नहीं होता। कंपनी अपनी एक रेंज देती है, और जो ये रेंज देती है दिस इज कॉल्ड बी अ प्राइस बैंड। लेकिन ये रेंज क्या होती है, किसको मिलती है बताओ, ये मिलती है जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको मिलती है, जिसको ज्यादा नीड होगी वो उसकी बोली को बढ़ाते जाएगा। आई बस मैंने, चलो पढ़ो प्राइस बैंड क्या होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर पब्लिक इशू, जहां पर एक कंपनी जब भी पब्लिक इशू करती है तो वो एक प्राइस रेंज के अंदर करती है, और इसमें जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको ये शेयर दे दिए जाते हैं। मैंने भी जो एग्जांपल दिया उस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि जो सबसे ज्यादा बोली लगाता है शेयर उसके हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला पढ़ते हैं स्क्रिप्ट शेयर। आज हम बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे हैं, स्टॉक मार्केट में कौन कौन सी छोटी छोटी टर्म्स जो है वो यूज की जाती हैं, क्योंकि कल को अगर आप भी शेयर वगैरह खरीदते हो तो आपको ये चीजें सुनने को मिलेंगी आमतौर पे, तो आपको ये कंफ्यूज नहीं हो रहा कि सर ये क्या क्या दे रखा है। ठीक है, तो आप टेंशन मत लो, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर एक कंसेप्ट है स्क्रिप्ट शेयर का। अब ये स्क्रिप्ट शेयर क्या होता है, देखो मेरी बात को सुनना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ स्क्रिप्ट शेयर के बारे में, बहुत ही डिटेल में बताऊंगा एक एक चीज, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दूं, बस मेरे साथ बने रहना। ठीक है, और उसी उत्साह से पढ़ना जिस उत्साह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। स्क्रिप्ट शेयर का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज एक कंपनी है, ठीक है, अब कंपनी ने ये देखा कि सन 2021 के अंदर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 1 करोड़ का, लेकिन 2022 के अंदर प्रॉफिट कमाया 5 करोड़ का। सडनली प्रॉफिट में इतना बड़ा जंप देखने के लिए मिला, तो वो जंप इसलिए नहीं देखने के लिए मिला कि मार्केट में हर चीज महंगी हो गई है, उसका रीजन और भी कई सारे हैं, लेकिन मेन रीजन होता है एक कंपनी के एफिशिएंट एम्प्लॉयज। कौन, एफिशिएंट एम्प्लॉय। अगर एक कंपनी में एम्प्लॉयज उसका एफिशिएंट है और वो काम को मन लगा के कर रहा है, मेहनत से कर रहा है, वो टाइम नहीं देख रहा, वो टारगेट देख रहा है कि आज का टारगेट मुझे कंप्लीट करना है, टाइम मैटर नहीं करता, तो यानी बहुत मेहनत करके एम्प्लॉय आज इस मुकाम पे पहुंचे कि कंपनी का प्रॉफिट जस्ट उन्होंने 5 गुना कर दिया, वो भी 1 साल के अंदर। तो आपको नहीं लगता कि इस प्रॉफिट का एक हिस्सा हमको इन एम्प्लॉयज के साथ भी शेयर करना चाहिए। जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, इस प्रॉफिट का कुछ परसेंट पार्ट जो है एक सर्टेन अमाउंट या सर्टेन परसेंटेज इनको शेयर करना चाहिए, किसके साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ। आपको नहीं लगता, क्योंकि अगर हम एक प्रॉफिट इनके साथ शेयर करेंगे तो इनको भी लगेगा कि जो हमने मेहनत की है, हमारा एम्प्लॉय उस चीज की, हमारा एम्प्लॉयर उस चीज की कदर करता है, होगा नहीं होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी इनको पैसा नहीं देती, क्योंकि पैसों से हो सकता है वो गलत काम करे, तो ऐसे में कंपनी बोलती है कि हम आपको अपनी कंपनी के शेयर्स, जो हमारी कंपनी के शेयर्स हैं, ये शेयर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे। क्या दे देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट। लेट सपोज कि मार्केट में इन शेयर की कीमत है 100 रुपए, हम आपसे 0 रुपीज में ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, और इन फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर को बोला जाता है बोनस शेयर। क्या बोला जाता है, बोनस शेयर बोला जाता है, जो फ्री में हमने आपको प्रोवाइड करा दिया, और इसी कंसेप्ट को नाम देते हैं स्क्रिप्ट शेयर का। क्या देते हैं, स्क्रिप्ट शेयर का इसको नाम देते हैं। ठीक है, आओ पढ़ो इसे। स्क्रिप्ट शेयर क्या होता है, ये वो शेयर होते हैं जो कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं विदाउट एनी चार्ज ऑफ बोनस शेयर। अच्छा यहाँ पर एक चीज और कर लेना, ये एफिशिएंट एम्प्लॉय भी है और इन्होंने इससे पहले इसमें पैसा भी लगाया हुआ है, यानी ये एग्जिस्टिंग, याद था, ये इनके एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय भी नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी है। इन्होंने इससे पहले भी कुछ शेयर खरीदे हुए हैं, बल्कि इनको और शेयर दिए जा रहे हैं। लेट सपोज इन सबके 10-10 शेयर थे, लेकिन अब इनको बोनस शेयर में 5-5 शेयर और दिए जा रहे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आई बस मैंने, तो सिर्फ इसमें एफिशिएंट एम्प्लॉय नहीं बल्कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर भी कवर होते हैं। अगर एफिशिएंट एम्प्लॉय कवर हो तो ईसॉप्स में आ जाते हैं, एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन प्लान, आगे पढ़ाऊंगा क्या होता है। ठीक है, तो अब क्या लिखा हुआ यहाँ पर पढ़ो, ये वो शेयर होते हैं जो आपके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को दिए जाते हैं विदाउट एनी चार्ज, जिनको हम क्या बोलते हैं, बोनस शेयर बोलते हैं। अब ये आता है स्वेट इक्विटी शेयर। अब ये स्वेट शेयर क्या होता है वो सुनो। स्वेट शेयर का मतलब यही होता है, अगर ध्यान देना, अगर मैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की बात करूं तो ये बन जाता है बोनस शेयर। ठीक है, अगर मान लो कोई ऐसा बंदा है जो उस कंपनी का एम्प्लॉय है लेकिन शेयर होल्डर नहीं था पहले से, वो सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय है, तो उसे जो शेयर दिए जाएंगे उसको बोलेंगे स्वेट शेयर।
क्या बोलेंगे, स्वेट शेयर। अच्छा सर स्वेट शेयर क्यों बोलेंगे, स्वेट मतलब होता है पसीना, ये एम्प्लॉयज पसीने से काम करते हैं खूब मन लगा के, तो इनको जो शेयर दिए जाएंगे उनको स्वेट शेयर बोलेंगे। और अगर इनमें से कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा, अगर उसको शेयर मिलेंगे तो उसको क्या बोल देंगे, बोनस शेयर। आपको डिफरेंस समझ आया दोनों में, पहले मैंने आपको मर्ज करके बताया, फिर अब मैंने दोनों को अलग अलग करके आपको बता दिया। तो मेरी बात को दोबारा सुनो, अगर एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को, मैंने एम्प्लॉय नहीं बोला, मैंने बोला क्या, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, अगर एक कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर देती है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बोनस शेयर बोलते हैं। नंबर 2, अगर एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को, जो शेयर होल्डर नहीं है, वो क्या है, सिर्फ एम्प्लॉय है, और उनको शेयर देती है, उसको बोलते हैं स्वेट शेयर। क्या बोलते हैं, स्वेट शेयर। क्लियर हुआ, चलो पढ़ो स्वेट शेयर। ये वो शेयर होता है जो एक कंपनी अपने किसको देती है, एम्प्लॉय को देती है, विदाउट एनी चार्ज, मतलब कोई चार्जेस नहीं लेती है, फ्री ऑफ कॉस्ट उनको क्या कर देती है, प्रोवाइड करवा देती है। क्लियर हुआ, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं अपने पास रोलिंग सेटलमेंट की, कि रोलिंग सेटलमेंट क्या होता है। देखो रोलिंग सेटलमेंट का मतलब होता है, जैसे क्या होता है ना, कि पहले के टाइम पर जब हम शेयर को खरीदते और बेचते थे, याद करो जब मैंने आपको ट्रेडिंग प्रोसीजर कराया था, और मैंने कहा था ना इस बुक में नहीं है, और वो जब ट्रेडिंग प्रोसीजर आपको कराया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन प्लस 2 डेज, यार T+2 वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि ट्रांजेक्शन के 2 दिन बाद जो पैसा है वो हमारे अकाउंट के अंदर रिफ्लेक्ट होने लगता है, लेकिन 2 दिन का टाइम लगता है। तो पहले ये टाइम लगता था 5 दिन का, और उसी कॉन्सेप्ट को हम अपने पास ये बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रोलिंग सेटलमेंट। अरे वो क्लास याद आ रही है आपको या नहीं आ रही, पहले ये बताओ मुझे। याद करो, ये देखो मैंने नोट्स भी निकाल लिए। यहाँ पर आपको एक क्लास कराई थी ना, कंप्लीट प्रोसीजर ऑफ ट्रेडिंग, उसके अंदर मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया था कि इन्वेस्टर को पे करना पड़ता है ट्रांजैक्शन के दूसरे दिन तक, यानी T+2 डेज। ये कंसेप्ट पहले T+5 डेज चलता था, और इसी को हम अपने पास क्या बोलते थे, रोलिंग सेटलमेंट बोलते थे। यानी जब भी शेयर की खरीद और बेच होती है तो बीच में एक टाइम पीरियड आता है जहां पर सेलर अपनी पेमेंट करता है, किसको, बायर को। ठीक है, सेलर शेयर देता है और बायर अपनी पेमेंट करता है, जिसके लिए 5 दिन का टाइम मिलता है, और उसी को क्या बोलते हैं, रोलिंग सेटलमेंट बोलते हैं। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई है कि वो सारी की सारी कमोडिटीज कमिटमेंट जो कि सेल और परचेज के टाइम की जाती है, और पेमेंट और डिलीवरी के अंदर एक्स डेज लगते हैं, और इसी एक्स डेज को कितना माना जाता है, 5 दिन माने जाते हैं। और यही जो 5 दिन, लेकिन आज की डेट में 2 से 3 दिन होता है, मैंने बोला था T+2 T+3 होता है, तो इसको बोलते हैं रोलिंग सेटलमेंट। यानी जैसे आप ऐसे समझो ना कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बेची है, तो प्रॉपर्टी के अंदर पहले आप मुझे टोकन मनी दोगे, फिर कुछ टाइम के बाद बचा हुआ पैसा दोगे, तो जितना वो टाइम पीरियड बीच में है दैट इज कॉल्ड रोलिंग सेटलमेंट। क्लियर हुआ, चलो इसके बाद हम बात करते हैं बाडला। ये बाडला क्या होता है, लाडला नहीं, बाडला। ठीक है, बाडला का मतलब ये होता है कि क्या होता है ना, कि जैसे बायर होता है, जब बायर कोई शेयर खरीदता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि बायर के पास सडनली कुछ ऐसा हो जाता है अनवांटेड कि उसके पास पैसा ही नहीं होता, बट वो शेयर खरीद लेता है। तो ऐसे में बायर क्या करता है, सेलर से रिक्वेस्ट करता है कि मुझे कुछ दिन का टाइम दो ताकि मैं आपको आपकी पेमेंट दे पाऊँ। तो ऐसे में वो जो पेमेंट होती है वो पोस्टपोन कर दी जाती है, किसके थ्रू, बायर के कहने पर। तो जब बायर के कहने पर हम पेमेंट को क्या कर देते हैं, बायर अपनी पेमेंट को पोस्टपोन करवा देता है, तो उस कंसेप्ट को बोलते हैं बाडला। और इसको वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर, मतलब फॉरेन कंट्रीज के अंदर, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्गटेको। क्या बोलते हैं, कॉन्गटेको। तो यानी कि अगर कोई बायर शेयर खरीद रहा है और सडनली उसके पास पैसों की कमी पड़ जाती है, तो वो सेलर से रिक्वेस्ट करके अपने टाइम पीरियड को बढ़वा लेता है, यानी पोस्टपोन करवा लेता है, और उसी को बोलते हैं बाडला। इसके बाद उंदा बाडला। अभी उंदा बाडला जस्ट उसका अपोजिट है। अब मान लो सेलर ये बोलता है कि ऐसा है कि मैं ना थोड़ा सा ट्रांजैक्शन के लिए पोस्टपोन चाहता हूँ, ठीक है, पोस्टपोन कर दो थोड़ा सा टाइम। तो अगर सेलर चाहता है तो उसे बोलते हैं उंदा बाडला। ठीक है, उंदा बाडला। बोलो क्लियर हुआ। तो एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको लग रहा होगा टॉपिक बेकार का, बेटा टॉपिक कोई भी चीज बेकार की नहीं, पढ़ाई तो कोई भी चीज बेकार की नहीं होती है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। तो बोलो आपको बाडला और उंदा बाडला समझ आए। तो बाडला क्या होता है, जब बायर टाइम मांगे और जब सेलर टाइम मांगे तो उंदा बाडला होता है। ठीक है, चलो इसके बाद बात करते हैं फ्यूचर्स। अभी फ्यूचर्स क्या होता है, फ्यूचर्स का मतलब ये होता है कि जैसे आप मान लो कि आज की डेट में आप शेयर को खरीदते बेचते हो, बट क्या होता है, जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो अभी मैं आपको बता रहा हूँ फ्यूचर शेयर, फ्यूचर बता रहा हूँ खाली। फ्यूचर का यहाँ पर मतलब क्या होता है, शेयर्स की दुनिया में, शेयर्स की दुनिया में फ्यूचर का मतलब ये होता है कि लेट सपोज ये हूँ मैं, ठीक है, और ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बोला कि मैंने तुम्हारे शेयर खरीदना चाहता हूँ, और ये बात मैंने कब बोली, ये बात मैंने उनको बोली 2 सितंबर 2021 को। लेट सपोज कि मैंने 2 सितंबर 2021 को बोला कि रिलायंस मैं तुम्हारे शेयर खरीदना चाहता हूँ, वो भी कितने, 1000 शेयर खरीदना चाहता हूँ। लेकिन आज नहीं, बोल तो मैं आज रहा हूँ, लेकिन मैं खरीदना चाहता हूँ फ्यूचर डेट पर, और वो फ्यूचर डेट होगी हमारी
10th ऑफ अक्टूबर, क्योंकि 10th ऑफ अक्टूबर 2021 को मेरा बर्थडे आने वाला है, बहुत लकी बर्थडे है और मैं इस तारीख को खरीदना चाहता हूँ। लेकिन उसकी जो प्राइस है वो आज की डेट यानी 2 सितंबर वाली ही होनी चाहिए। 10 सितंबर को जो प्राइस होगी मैं वो नहीं पे करूंगा, मैं अभी बुकिंग करा लेता हूँ और 2 सितंबर वाली प्राइस ही मैं आपको पे करूंगा। लेकिन मैं इसे कब खरीदना चाहता हूँ, 10 अक्टूबर को। लेकिन मैं पेमेंट जो है मैं इसको बाय इस तारीख को करूंगा, लेकिन जो मैं पेमेंट है वो पेमेंट आपको करूंगा 12 अक्टूबर को, क्योंकि मेरी सैलरी 12 अक्टूबर को आती है। तो जब आपकी ट्रांजेक्शन डेट अलग हो, आपकी पेमेंट की डेट अलग हो, आपकी बाय की डेट अलग हो, तो ऐसी ट्रांजेक्शन को बोलते हैं फ्यूचर ट्रांजेक्शन, जो हर चीज अनसर्टेन इवेंट पर डिपेंड हो, यानी फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव पर डिपेंड हो। बोलो क्लियर हुआ? तो वही चीज यहां पर लिखो, आप इसको पढ़ के देख सकते हैं। फ्यूचर का मतलब क्या है, वो ट्रेडिंग जो कि अलाउ करती है शेयर्स के अंदर फ्यूचर प्राइस कोट करने के लिए। फ्यूचर में जो प्राइस है आप उस पर अपनी बुकिंग कर सकते हो और पेमेंट और डिलीवरी की अलग अलग डेट्स अपनी प्री डिटरमाइन कर सकते हो, उसको बोलते हैं फ्यूचर। देखो ये अगर आप बिना एग्जांपल के पढ़ोगे तो आपको टफ लगेगा, लेकिन जब मैं बता देता हूँ तो आपको एक एक लाइन आसानी से क्रैक हो जाती होगी। ठीक है, चलिए बात करते हैं डिपॉजिटरीज की। आपको ये टॉपिक मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, डिपॉजिटरी में एनएसडीएल होता है, सीडीएसएल होता है। ठीक है, बट मैं एक बार फिर बता देता हूँ। देखो क्या होता है कि हम कभी भी कंपनी से, चलो मैं यहाँ पर बताता हूँ, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये इन्वेस्टर है। ठीक है, लेट सपोज ये हमारा कौन है, इन्वेस्टर। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ जिससे आपको जल्दी चीज़ समझ आ जाएगी। ये इन्वेस्टर है, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर को बाय करना चाहता है। तो ये डायरेक्टली थोड़ी जाएगा आरआईएल के पास या मुकेश अंबानी के अंटीला पे पहुंच गया, भाई भाई ओए मुकेश शेयर ले लें शेयर, ऐसे थोड़ी करेगा वो। क्या होता है कि बीच में अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने जो सारे सारे शेयर है वो स्टॉक मार्केट में क्या कर देगी, लिस्ट कर देगी। और ऐसा भी नहीं है कि ये इन्वेस्टर सीधा स्टॉक मार्केट चले जाए, ऐसा नहीं होता। ठीक है, स्टॉक मार्केट है बड़ी चीज है, जैसे आरबीआई है तो आरबीआई डायरेक्टली पब्लिक से बात थोड़ी करता, अपने बीच में कॉमर्शियल बैंक को रखता है, समझ लो। तो अब क्या होता है कि जब इन्वेस्टर इनसे खरीदता है तो अब बीच में आता है एक ब्रोकर। ठीक है, अब वो ब्रोकर क्या करता है, इन दोनों के बीच में कड़ी बन के काम करता है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, अब जब ये इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो आपको पता है इसमें 3 चीजें चाहिए होती है, मैंने आपको बताया था। पहली बात इसका अपना एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है, मर्चेंट बैंक में अपना बैंक अकाउंट खुलवाए। ठीक है, दूसरा इसका क्या चाहिए होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें ये खरीद बेच कर सकता हो, और खरीद बेच करके जो इसके शेयर्स हैं वो डीमेट फॉर्म के अंदर आ जाए, इसलिए उसे क्या खोलना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट खोलना पड़ेगा। क्योंकि आजकल शेयर्स वगैरह जो होते हैं वो हार्ड कॉपी में नहीं आते हैं, वो डीमेट के थ्रू डीमेट अकाउंट के अंदर आते हैं, वो ट्रेडिंग में नहीं आते हैं। ठीक है, तो बैंक अकाउंट वो खोल रहे हैं ताकि वो अपने पास स्टॉक ब्रोकिंग कर पाए या स्टॉक की ट्रेडिंग कर पाए। ट्रेडिंग में क्या होता है, सेल और परचेज होता है। डीमेट अकाउंट के अंदर उसकी सॉफ्ट कॉपी होती है, जो शेयर्स की सॉफ्ट कॉपीज होती है ना, वो होती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुन, मैं आपको क्या बताने जा रहा था। हमारा जो टॉपिक है, भटक मत जाना, टॉपिक हमारा डिपॉजिटरीज का। अब क्या होता है, जो डीमेट अकाउंट होता है ना, ये डीमेट अकाउंट हर कोई नहीं खोल सकता। ये डीमेट अकाउंट खोलने की अथॉरिटी सिर्फ 2 लोगों को है, एक एनएसडीएल को है और एक सीडीएसएल को है। अब आप कहोगे नहीं सर हमने ना अपना, या हमारे भैया या फिर हमारी दीदी वगैरह जो स्टॉक ट्रेडिंग में काम करती है उन्होंने तो डीमेट अकाउंट एचडीएफसी से खुलवाया था, किसी ने आईसीआईसी से खुलवाया था, तो सर आप गलत बता रहे हो, ऐसा नहीं होता। अब क्या होता है ना कि हम लोग एनएसडीएल सीडीएसएल नहीं जा पाते, तो ये जो होती है ना ये सब बैंकों से टाइप कर लेती है और बैंकों को बोलती है तुम्हारे यहाँ जो ग्राहक बैंक अकाउंट खुलवाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएगा, उसका तुम ही डीमेट अकाउंट खोल के दे देना, हम तुम्हें सारी गाइडलाइन बता देंगे कैसे काम क्या करना है, और पर ग्राहक का हम तुम्हारा कमीशन बांध देंगे। तो अल्टीमेटली डीमेट अकाउंट खोल कोई भी सकता है, मतलब कोई भी कमर्शियल बैंक खोल सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पहले किससे पूछना पड़ता है, एनएसडीएल से पूछना पड़ता है और सीडीएसएल से पूछना पड़ता है। तो जो ये एनएसडीएल और सीडीएसएल है, इन्हीं को हम अपने पास नाम देते हैं डिपॉजिटरी, इन्हीं को क्या नाम देते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। बोलो क्लियर हो, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कितने होते हैं। तो पहले क्या होता है ये समझ आया, और कितने होते हैं, 2 होते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल फुल फॉर्म नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी और इसकी सीडीएसएल की सेंट्रल डिपॉजिटरी सिक्योरिटी लिमिटेड। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट 1996 के स्टार्ट हुआ था, जो कि पेपरलेस फॉर्म में था। मैंने भी आपको बताया ना कि डीमेट फॉर्म के अंदर होता है सारे के सारे शेयर, आप पेपर वगैरह हार्ड कॉपी नहीं आती, सॉफ्ट कॉपी आती है, पेपरलेस आती है, किसके थ्रू, डिपॉजिटरीज के थ्रू। नहीं समझे, क्लियर हो गया। चलिए दोस्तों, क्लियर क्यों नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बहुत सारी चीजें बता चुका हूँ। हमारी क्लास का मोटिव ही यही होता है कि आपको इन डेप्थ नॉलेज दें, बुकिश नॉलेज बिल्कुल भी ना दें। ठीक है, और दें तो बस 10-20% दे, बाकी 80% प्रैक्टिकल हो, जिससे आपको समझने में आसानी हो। अब बात करते हैं स्प्रेड की। दोस्तों जो हमारी क्लासेस को रेगुलरली ले रहे हैं, खासतौर पर जिन्होंने हमसे बैंकिंग वाला चैप्टर पढ़ा, चैप्टर नंबर 12, उनको पता होगा स्प्रेड का मतलब क्या होता है। स्प्रेड का मतलब होता है जो बैंकों का प्रॉफिट होता है
उसको प्रॉफिट ना बोल के स्प्रेड बोला जाता है। जैसे बैंक किसी को लोन दे रही है, ठीक है, अब जब बैंक किसी को लोन देगी तो क्या होगा, लोन का रेट अलग होगा, और जब उस, अरे यार मैं आपको ना ऐसे समझा देता हूँ, ऐसा आप चेहरा बना देते हो ना फिर वो अच्छा नहीं लगता। जैसे ये बैंक है, तो बैंक ने क्या किया, बैंक ने एक कस्टमर का पैसा लिया और ये पैसा किसी और को लोन के रूप में दे दिया, इससे लोन का इंटरेस्ट चार्ज किया 12% और इसको दिया 7%। तो बीच में जो बैंक ने दूसरे के पैसों से पैसा कमा लिया, दिस 5% इज कॉल्ड स्प्रेड। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं। समझ आई बात। तो देखो स्प्रेड का मतलब क्या है, ये डिफरेंस होता है बाइंग और सेलिंग ऑफ प्राइस। बोलो क्लियर हुआ, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत पक्का। चलिए इसके बाद ये कर्व डीलिंग क्या होती है, ये क्या होता है कि जैसे जो हमारा ट्रेडिंग टाइम ऐसा करते हैं, इसको ना हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता आपके ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़े, ठीक है। तो इसको करेंगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और बाकी जो भी नोट्स हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। सो गाइस, इफ यू लाइक द वीडियो, गिव अ बिग thumbs up and subscribe the channel and press the bell icon so that you notify all the time when I post new video on this YouTube channel। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब